हाय। इस वीडियो के अंदर हम सेक्शन 23 एंड सेक्शन 24 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को समझेंगे। ये दोनों सेक्शंस हमें ये बताते हैं कि जो कंसिडरेशन होता है या फिर जो ऑब्जेक्ट होता है उसके लॉफुल होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है और कब वो अनलॉफुल होता है तो उसका इफेक्ट क्या होता है। अब सबसे पहले हम सेक्शन 23 को देखते हैं। तो अगर आप अपने बेरेट को खोल लीजिए तो उसके अंदर हम सबसे पहले रीड करें तो सेक्शन 23 के अंदर क्या लिखा है। सेक्शन 23 बोलता है व्हाट कंसीडरेशन एंड ऑब्जेक्ट्स आर लॉफुल एंड व्हाट नॉट, कि कौन से कंसीडरेशन और कौन से ऑब्जेक्ट लॉफुल होते हैं और कौन से नहीं होते। क्योंकि अगर वो लॉफुल नहीं होंगे तो वो एग्रीमेंट क्या हो जाएंगे, वॉइड हो जाएंगे। तो अब ये बता रहा है कि कौन से कंसीडरेशन लॉफुल है और कौन से कंसीडरेशन लॉफुल नहीं है। तो सेक्शन के अंदर लिखता है द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज लॉफुल अनलेस, कि उसका जो कंसिडरेशन या फिर जो ऑब्जेक्ट है वो लॉफुल होगा जब तक कि, अब ये बातें बता देगी जब तक ये चीजें नहीं होंगी तब तक वो लॉफुल, अगर ये चीज हो गई तो वो अनलॉफुल बन जाएगा। सबसे पहले बोला गया फॉरबिडन बाय लॉ। फॉरबिडन बाय लॉ का मतलब क्या होता है कि किसी भी लॉ के अंदर उसके बारे में मना किया गया हो कि ये चीज नहीं होनी चाहिए। इसके अंदर हम एक केस लॉ देख सकते हैं। केस का नाम है नंदलाल वर्सेस थॉमस। नंदलाल वर्सेस थॉमस। इस केस के अंदर क्या हुआ था कि गवर्नमेंट ने एक व्यक्ति को लाइसेंस दिया किस चीज का, लिकर सेल करने का, और उसके अंदर एक कंडीशन रखी कि इसको आप आगे सबलीज नहीं कर सकते इस लाइसेंस को, या फिर किसी के साथ पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर नहीं आ सकते कि आप किसी के साथ मिल के लिकर नहीं बेचोगे। अब वो व्यक्ति जिसको लाइसेंस दिया गया था वो क्या करता है कि आगे किसी व्यक्ति के साथ ऐसा एग्रीमेंट कर लेता है कि हम पार्टनरशिप पे मिलकर इसको सेल करेंगे। तो ये जो एग्रीमेंट इस व्यक्ति ने किया ये क्या है, फॉरबिडन बाय लॉ है। क्यों? क्योंकि लॉ ने मना कर रखा था कि आपको इस तरीके के एग्रीमेंट के अंदर या फिर इस लाइसेंस को सबलीज नहीं करना। तो ये जो एग्रीमेंट हुआ ये क्या हुआ, वॉइड हुआ। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो इसका ऑब्जेक्ट था वो क्या था, अनलॉफुल था। कैसे? क्योंकि ये फॉरबिडन बाय लॉ था। लॉ के अंदर इसको मना किया गया था कि इस तरीके का कोई भी एग्रीमेंट नहीं होगा, मतलब इस तरीके का अगर एग्रीमेंट होगा तो वो वॉइड होगा। यहां पे एक और हम केस देख सकते हैं, बिखानबी वर्सेस हीरालाल का। इसके अंदर क्या था कि जो यूजर था वो टोल यूज करता था बॉम्बे कस्टम एक्ट के हिसाब, बॉम्बे टूल्स एक्ट के हिसाब से। अब यहाँ पे उसको ऊपर ये कंडीशन लगाई गई थी, मतलब एक तरीके से इस एक्ट से, इस केस लॉ से हमें ये पता चलेगा कि अगर जो चीज है वो फॉरबिडन बाय लॉ होनी चाहिए, ना कि सिर्फ गवर्नमेंट ने उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाई होनी चाहिए या फिर लॉ ने सिर्फ रेस्ट्रिक्शन लगाई होनी चाहिए कि इस तरीके की चीज ना हो, लेकिन उसको फॉरबिडन बाय लॉ के लिए मना ना किया हो। अब जैसे ये जो मैं केस बता रहा हूँ उसके अंदर क्या होता है कि वो बॉम्बे टोल्स एक्ट के अंदर उसको अलाउड होता है 200 टोल्स के लिए। अब वो क्या करता है कि इसके अंदर मना किया गया है कि अगर आपको अगर किसी को टोल देनी है तो उसके लिए आपको कलेक्टर की परमिशन लेनी होगी, अगर आप परमिशन नहीं लोगे तो आपके ऊपर 200 रुपीज का फाइन लगेगा। अब वो आगे क्या करता है, किसी को दे देता है। तो यहाँ पे कोर्ट ने बोला कि ये फॉरबिडन बाय लॉ नहीं है, सिर्फ लॉ ने इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई थी कि ये आगे अगर दिया जाएगा तो इस पर पेनल्टी लगेगी। तो जो पेनल्टी है 200 रुपीज की वो लग के वो जो आगे जिस व्यक्ति को दिया गया ये जो एग्रीमेंट है वो वैलिड कहलाएगा, वॉइड नहीं कहलाएगा। तो फॉरबिडन बाय लॉ का मतलब ये होता है। दूसरी चीज की कब कंसीडरेशन या फिर ऑब्जेक्ट जो है वो अनलॉफुल हो जाता है। पहला तो फॉरबिडन बाय लॉ हो गया। दूसरा बोलता है एक्ट के अंदर इफ सच नेचर is of such nature that if permitted it would defeat the provision of any law। क्या बोलता है कि अगर उसको अलाउ कर दिया गया तो क्या करेगा कि जो लॉ है उसके किसी प्रोविजन को डिफीट करेगा, मतलब कि किसी भी तरीके से जो लॉ के अंदर चीज दी गई है उसके प्रोविजंस को, जो भी प्रोविजंस बोले गए हैं उनको डिफीट करेगा। जैसे इसके अंदर एक केस आता है, क्या नाम है उसका, अब्दुल जबर वर्सेस अब्दुल मुतालिफ। इसके अंदर क्या होता है कि वो व्यक्ति क्या करता है कि उसको मलेशिया से पैसे भेजता है फेमा एक्ट को फॉलो करते हुए, नहीं मतलब फेरा एक्ट जो पहले फेरा चलता था, तो उस एक्ट को वो एक तरीके से फॉलो नहीं करता और गलत तरीके से पैसे भेजता है। अब यहाँ पे जिसको भेजता है वो बंदा उससे राइस मिल खड़ी करता है, राइस जमीन खरीद के उस पैसे से राइस मिल बनाता है। अब वो जो राइस मिल बनाता है, जब वो व्यक्ति इंडिया में आता है तो उसको बोलता है जिसने राइस मिल बनाई कि इस प्रॉपर्टी में मेरा हक है, ये प्रॉपर्टी तेरी नहीं है। तो अब वो व्यक्ति कोर्ट के अंदर जाता है, तो यहाँ पे जिसने प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया वो एक तरीके से कोर्ट में डिफेंस रखता है कि भाई ये तो इलीगल तरीके से इसने पैसा भेजा था। तो कोर्ट बोलता है कि इलीगल तरीके से पैसा तो भेजा गया, लेकिन ये जो है किसी भी तरीके से प्रोविजन ऑफ लॉ को डिफीट नहीं कर रहा, क्योंकि जो पर्पस है राइस मिल का वो क्या है,
राइज बनाना, और राइज बनाना किसी भी तरीके से किसी प्रोविजन ऑफ लॉ को डिफीट नहीं करा, तो इसलिए जो एग्रीमेंट हुआ था आपके बीच में ये वैलिड एग्रीमेंट है, इसको एनफोर्स कराया जा सकता है। तो जो उसने रिलीफ मांगे थे उसके अंदर कि भाई ये प्रॉपर्टी का पोजीशन मुझे दिलाया जाए, इंजंक्शन या जो भी रिलीफ मांगे थे वो सारे फिर रिलीफ कोर्ट ने उसको दिलाए। तीसरी बात बोली गई कि फ्रॉडलेंट पर्पस, की फ्रॉडलेंट पर्पस अगर होगा तो फिर वो जो कंसीडरेशन या फिर जो ऑब्जेक्ट है वो अनलॉफुल बन जाएगा। इसके अंदर केस था स्कॉट वर्सेस बीडीएमसी का। इसके अंदर क्या होता है, स्कॉट वर्सेस बीडीएमसी में एक व्यक्ति होता है, वो ब्रोकर के साथ ये एग्रीमेंट करता है कि आप ना, मतलब ब्रोकर उससे बोलता है किसी व्यक्ति से कि आप इस कंपनी के शेयर्स मार्केट से खरीद लो प्रीमियम के ऊपर, ताकि लोगों को लगे कि ये जो इस कंपनी के जो शेयर्स हैं इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है मार्केट में। अब क्या होता है कि जब वो ब्रोकर से शेयर्स खरीदता है तो ब्रोकर कंपनी से वो शेयर्स नहीं खरीदता, मतलब मार्केट से वो शेयर नहीं खरीदता, वो अपने ही शेयर उसको बेच देता है। तो अब ये जो जिस व्यक्ति को बेचे वो चाहता है कि भाई इसने तो मेरे को अपने ही शेयर्स बेच दिए, इससे बोलो कि मार्केट से खरीद के दे। तो यहाँ पे कोर्ट उसको रिलीफ नहीं दिलाता, क्योंकि इनका पर्पस क्या था, फ्रॉडलेंट पर्पस था। तो जब भी फ्रॉडलेंट पर्पस होगा तो इस तरीके के जो एग्रीमेंट बनेंगे वो क्या होंगे, वॉइड होंगे। उसके बाद इन्वॉल्व्स और इंप्लॉइज इंजरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर, कि किसी और व्यक्ति के ऊपर अगर हम इंजरी कर रहे हैं या फिर किसी भी तरीके से उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं तो वो भी अनलॉफुल हो जाएगा। और द कोर्ट रिगार्डेड एज इमोरल, या फिर कोर्ट जो है उस पर्पस को या कंसिडरेशन को इमोरल बोल देता है। जैसे अगर कोई एग्रीमेंट किया गया प्रोस्टिट्यूशन के साथ, कोई अगर एग्रीमेंट किया गया तो उसको शुरू से ही कैसा माना गया है, इमोरल माना गया, तो उसको फिर एनफोर्स नहीं कराया जा सकता। तो अगर कोई भी किसी भी चीज को कोर्ट इमोरल समझती है, अगर आप किसी के साथ एडल्ट्री का एग्रीमेंट कर रहे हो तो कोर्ट की नजरों में वो क्या है, इमोरल है, तो उसको कोर्ट एनफोर्स नहीं कराएगी। और फिर और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, या फिर किसी भी तरीके से अगर वो पब्लिक पॉलिसी को अपोज कर रहा है तो कोर्ट फिर उसको भी फुल एनफोर्स नहीं कराएगी, वो एग्रीमेंट वॉइड कहलाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो उसका ऑब्जेक्ट या कंसीडरेशन है वो क्या हो गया, अनलॉफुल हो गया। अब पब्लिक पॉलिसी को कैसे अपोज करेगा, मान लीजिए कि वो व्यक्ति क्या कर रहा है कि पब्लिक ऑफिस को बेचने में लग गया, इस चीज का एग्रीमेंट कर रहा है, तो ये क्या है, वॉइड है, क्योंकि ये क्या है, पब्लिक पॉलिसी को अपोज कर रहा है। या फिर वो क्या कर रहा है कि किसी भी एनिमी के साथ, मतलब कोई एनिमी कंट्री के पर्सन के साथ ट्रेडिंग करने में लगा हुआ है, तो इसको एनफोर्स नहीं कराया जाएगा। पब्लिक पॉलिसी के अपोज है कि वो कंट्री हमारी एनिमी और उसके साथ तुम ट्रेड कर रहे हो। तो इस तरीके के जो एग्रीमेंट्स होते हैं, जैसे मैरिज को तोड़ने का कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो वो भी वॉइड होते हैं, क्योंकि वो क्या है, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है। तो इस तरीके के जो एग्रीमेंट्स होते हैं वो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते, और मतलब उनको वॉइड बोल दिया जाता है एग्रीमेंट, उन एग्रीमेंट्स को वॉइड बोल दिया जाता है और बोला जाता है कि अनलॉफुल है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि कौन से चीजें लॉफुल होती हैं, मतलब ये जो चीजें बताई गई इसके अलावा अगर कोई भी कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट होगा उस कॉन्ट्रैक्ट का या एग्रीमेंट का, तो वो क्या कहलाएगा, लॉफुल कहलाएगा। उसके अलावा अगर कुछ और होता है, ये जो चीजें बताई गई ये होती है तो ये अनलॉफुल होगी, उसको लॉ के द्वारा एनफोर्स नहीं कराया जाएगा। अब इसके अंदर ही बेयर एक्ट के अंदर कुछ एग्जांपल्स भी दिए गए हैं, उनको हम रीड करते हैं। जैसे बोलता है ए एग्री टू सेल हिज हाउस टू बी फॉर ₹10,000, कि ए एग्री होता है कि भाई मैं तेरे को अपना घर 10,000 रुपए में बेच दूंगा बी से। B promises to pay the sum of 10,000 rupees is the consideration of A's promise to sell the house, and B's promise to sell the house is the consideration of B's promise to pay the 10,000 rupees. There are lawful consideration. भाई A ने B को 10,000 रुपए देने, B ने उसको बदले में अपना घर देना है, तो यहाँ पे दोनों के जो ऑब्जेक्ट थे या फिर दोनों जो कंसिडरेशन उनके बीच में मूव हुआ वो क्या था, लॉफुल था। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो जो कंसिडरेशन था, ऑब्जेक्ट था, वो सारा लॉफुल था। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल दिए गए हैं। A being agent of landed proprietor agrees for money without the knowledge of his principal to obtain for B a lease of land belonging to his principal. The agreement between A and B is void as it implies a fraud by concealment by A on his principal, कि भाई वो अपने प्रिंसिपल के बारे में उससे छुपाता है और बिना उसको बताए जो है उसके अंदर एग्रीमेंट कर लेता है अपने प्रिंसिपल के पास बिहाफ पे। तो ये क्या किया उसने, कंसीलमेंट की तो मतलब फ्रॉडलेंट एक्टिविटी की। फ्रॉडलेंट एक्टिविटी के अंदर क्या होता है कि कंसीलमेंट या फिर मिसरिप्रेजेंटेशन होती है। तो इसने यहाँ पे कंसीलमेंट की, तो क्या हो गया, ये एक तरीके से जो इसका कंसीडरेशन था वो या ऑब्जेक्ट जो था वो क्या हो गया, अनलॉफुल हो गया। तो अब इसको लॉ के द्वारा एनफोर्स नहीं कराया जा सकता। तो अगर आप सेक्शन 23 बी एक्ट में देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स दिए गए, उनको आप रीड करके और अच्छे से समझ सकते हैं कि इसके अंदर क्या दिया गया। फिर आते हैं हम सेक्शन 24 के ऊपर। सेक्शन 24 बोलता है एग्रीमेंट वॉइड इफ कंसीडरेशन एंड ऑब्जेक्ट अनलॉफुल इन पार्ट, की जो एग्रीमेंट है वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा अगर उसके अंदर कंसीडरेशन या फिर जो उसका ऑब्जेक्ट है वो अनलॉफुल है पार्ट के अंदर, या तो एक तो पूरी तरीके से अनलॉफुल हो जाएगा या फिर कुछ पार्ट तो उसका लीगल है और कुछ पार्ट इलीगल है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि मान लीजिए आपकी तरफ से जो कंसीडरेशन मूव करा
वो दो चीजों के लिए मूव करा, जिसमें से एक चीज लॉफुल थी, एक चीज अनलॉफुल थी। अब अगर वो दोनों चीजें, जिन चीजों के लिए आपकी तरफ से एक सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए कंसिडरेशन मूव किया, अगर वो दो तीन चीजें अलग अलग हो सकती थी, तो फिर जिस चीज जो लॉफुल थी उसको एनफोर्स कराया जाएगा। और अगर वो दोनों चीजें को अलग अलग नहीं किया जा सकता, तो वो पूरा का पूरा एग्रीमेंट अनलॉफुल हो जाएगा। तो यही सेक्शन 24 के अंदर बताया गया। रीड करें तो क्या बोलता है, एनी पार्ट ऑफ सिंगल कंसिडरेशन की, किसी कोई भी जो पार्ट है एक सिंगल कंसिडरेशन का, फॉर वन और मोर ऑब्जेक्ट, जो कि एक या एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट के लिए दिया गया है, और any part of any one several consideration for single object is unlawful, the agreement is void। तो वो एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, void हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, A promises to superintend on behalf of B, कि भाई A प्रॉमिस करता है कि वो B के बिहाफ पे सुपरिटेंडेंट बनेगा, किस चीज का, लीगल मैन्युफैक्चरर ऑफ इंडिगो, कि भाई वो एक लीगल मैन्युफैक्चरर है, इंडिगो बनाता है वो, तो उसको एज अ सुपरिटेंडेंट रखने का प्रॉमिस करता है। एंड एन इलीगल ट्रैफिक इन अदर आर्टिकल्स, और साथ ही साथ उसको बोलता है कि तू जो मेरी ये जो इंडिगो मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ इसको तो सुपरवाइज करेगा ही करेगा, इसका सुपरिटेंडेंट तो बनेगा ही बनेगा, साथ में जो मैं इलीगल ट्रैफिकिंग कर रहा हूँ उसको भी उसका भी सुपरिटेंडेंट बनेगा, उसके बदले में तेरे को कुछ पैसे दूंगा, सैलरी दूंगा 10,000 रुपए की पर ईयर, कि भाई ए को बोल देता है कि बी बोलता है कि मैं तेरे को 10,000 रुपए की सैलरी दूंगा पर ईयर। The agreement is void, the object of A's promise and the consideration for B's promise being in part unlawful, क्योंकि जो उसके अंदर एक पार्ट था जो इलीगल ट्रैफिकिंग थी वो क्या थी, अनलॉफुल, और इसके लिए कंसिडरेशन एक ही मूव किया गया था और उन दोनों चीजों को अलग अलग नहीं किया जा सकता। तो इसलिए जो एग्रीमेंट हुआ उनके बीच में क्या कहलाएगा, वॉइड एग्रीमेंट कहलाएगा, उसको लॉ के द्वारा एनफोर्स नहीं कराया जा सकता। तो यही चीज हमें सेक्शन 23 और सेक्शन 24 के अंदर समझाएगी। तो इन दोनों सेक्शंस को हमने इस वीडियो के अंदर समझ लिया। अब आगे आने वाली वीडियोस में हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के आगे के प्रोविजंस को समझेंगे और पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को खत्म कर लेंगे।